चलिए आज एक ऐसे शहजादे की कहानी सुनते हैं जिसने पहले तो अपना सब कुछ खो दिया और फिर उठकर दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक को फतह कर लिया। ये कहानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद की, जिसे इतिहास बाघ यानी बाबर के नाम से जानता है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम बाबर की पूरी जिंदगी के सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। उसकी विरासत से लेकर भारत तक का उसका सफर, वो बड़ी लड़ाइयां जिन्होंने साम्राज्य बनाया और आखिर में वो अपने पीछे क्या छोड़कर गया। तो कहानी का पहला पड़ाव, बाबर की विरासत। और देखिए, उसकी कहानी किसी बड़े जीत के साथ शुरू नहीं होती, बल्कि हार और मुश्किलों के साथ शुरू होती है। बहुत कम उम्र में उसे जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चलिए उन पर नजर डालते हैं। तो ये कहानी हमें मिलती है इतिहास के पन्नों से, और इसके हीरो हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। जी हाँ, यही वो नाम है जिसे बाद में दुनिया ने बाबर के नाम से जाना। बाबर की रगों में पता है दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। एक तरफ थे उसके पिता, जो तुर्क हमलावर तैमूर के वंशज थे, और दूसरी तरफ उसकी माँ थीं, जो महान मंगोल योद्धा चंगेज खान की वंशज थीं। मतलब तुर्क और मंगोल विरासत का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन जिसने उसकी फौजी सोच की नींव रखी। और उसका जो मशहूर नाम है ना, बाबर, ये तुर्की जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है बाघ। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसकी पहचान थी। ये नाम उसने अपनी बहादुरी और हिम्मत से बचपन में ही कमा लिया था। जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र, सिर्फ 11, और 1494 में जब उसके पिता की अचानक मौत हुई तो फरगना की गद्दी की पूरी जिम्मेदारी इस बच्चे के कंधों पर आ गई। ये उसके जीवन की शुरुआती मुश्किलों की बस एक झलक थी। तो अब शुरू होता है बाबर की जिंदगी का वो दौर जो उतार चढ़ाव से भरा था। एक ऐसा राजा जिसके पास अपना कोई राजी नहीं था, लेकिन यहीं से उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख दिया। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये बाबर के मुश्किल सफर की कहानी कहती है। 1494 में अपना राजपाट फरगना खो दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 10 साल बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया, जो उसका नया बेस बना। फिर 1507 में पादशाह की उपाधि ली, जिससे साफ हो गया कि उसके इरादे बहुत बड़े हैं। और फिर उसका ध्यान गया हिंदुस्तान की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि बाबर ने भारत की तरफ ही क्यों देखा? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली, उस वक्त उत्तरी भारत में कोई एक मजबूत ताकत नहीं थी, सब आपस में बटे हुए थे। दूसरी, दौलत खान लोदी जैसे कुछ नाखुश सरदार थे जिन्होंने उसे खुद बुलाया। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी वजह, काबुल इतना अमीर नहीं था कि बाबर की बड़ी बड़ी फौजी मुहिमों का खर्चा उठा सके। उसे हिंदुस्तान के खजाने की जरूरत थी। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। वो जंगें, वो लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। उसकी सेना इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के आगे कुछ भी नहीं थी। कहा लोदी के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक और सैकड़ों हाथी, और कहा बाबर की मुट्ठी भर लेकिन डिसिप्लिन फौज। तो सवाल यही था कि ये लड़ाई जीती कैसे जाएगी? और उस सवाल का जवाब था बाबर की एक कमाल की फौजी चाल, जिसे कहते हैं तुलुघमा। इसका मतलब यह था कि अपनी सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांटो और दुश्मन को सामने से उलझाकर दाएं बाएं से और पीछे से भी घेर कर हमला कर दो। ये एक बिल्कुल ही गेम चेंजिंग टैक्टिक थी। तो पानीपत में बाबर की जीत किसी एक चीज से नहीं हुई, ये एक परफेक्ट मिक्सचर था। एक तरफ तुलगुमा जैसी बेहतरीन स्ट्रैटेजी, दूसरी तरफ उसके तोपखाने का जबरदस्त इस्तेमाल, जिसे उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे माहिर संभाल रहे थे। और अपनी तोपों को बचाने के लिए उसने गाड़ियों की एक दीवार सी बना दी थी। इस सब ने मिलकर उसे एक ऐसी जीत दिलाई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और यही वो साल था 1526, जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पानीपत की पहली लड़ाई खत्म हुई और मुगल साम्राज्य का सूरज उगना शुरू हुआ। लेकिन सुनिए, दिल्ली जीत लेना तो बस पहली सीढ़ी थी। असली चुनौती तो अब थी इस नए साम्राज्य को संभालना, उसे मजबूत करना। और इसके लिए बाबर को अभी कई और लड़ाइयां लड़नी थीं। ये जो आप देख रहे हैं, ये खानवा की लड़ाई की कहानी है, जो 1527 में लड़ी गई। राणा सांगा की राजपूत सेना के सामने बाबर के सैनिकों के हौसले पस्त हो रहे थे। तब बाबर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने इस जंग को जिहाद का नाम दिया, यानी धर्मयुद्ध। खुद शराब के प्याले तोड़ दिए और कभी न पीने की कसम खाई। इससे उसकी फौज में एक नया जोश भर गया और जीत के बाद उसने गाजी का खिताब अपनाया,
जिसका मतलब होता है धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा। तो ये टेबल बाबर की जीतों की पूरी कहानी बताती है। पानीपत के बाद 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा, एक के बाद एक इन जीतों ने उत्तरी भारत पर मुगल पकड़ को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। अच्छा, तो हमने योद्धा बाबर की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अब जरा पर्दा हटाते हैं और उस बाबर से मिलते हैं जो एक विजेता से कहीं ज्यादा था। चलिए उसके सांस्कृतिक और साहित्यिक पहलू को देखते हैं। बाबर ने पीछे एक बहुत ही कीमती तोहफा छोड़ा है, अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। उसने इसे अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा था और यकीन मानिए ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑटोबायोग्राफीज में से एक गिनी जाती है। तो बाबर सिर्फ एक बादशाह या फौजी ही नहीं था, वो एक लेखक था जिसने अपनी जिंदगी लिख दी। वो एक कवि था और साथ ही एक बेहतरीन प्रकृतिवादी भी। मतलब उसे अपने आसपास की दुनिया में बड़ी दिलचस्पी थी। बाबरनामा में उसने हिंदुस्तान के पेड़ पौधों, फलों और जानवरों के बारे में इतने विस्तार से लिखा है जो सच में हैरान कर देता है। और आखिर में 1530 में जब उसकी मौत हुई तो उसकी एक आखिरी ख्वाहिश थी, उसे आगरा में नहीं बल्कि काबुल के उसके पसंदीदा बाग में दफनाया जाए, और ऐसा ही किया गया। उसका शरीर काबुल ले जाया गया, उसी शहर में जहां से उसके सपनों की उड़ान शुरू हुई थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि बाबर कौन था, एक महान सल्तनत की नींव रखने वाला या एक बाहरी हमलावर? उसकी विरासत बहुत पेचीदा है और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।